Good evening, everyone. Good evening, Akila. Good evening, Tanu. Good evening, Shivani. Good evening, Divya. Good evening, Ajay. Good evening, Sneha. Good evening, Soumya. Good evening, Kamini. Good evening, Ritu. Good evening, Sana. अच्छा, तो ये बताओ फॉर्म हो गया सबका कंप्लीट। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। फॉर्म किस किस का रह गया भाई एम्स का? गुड इवनिंग साक्षी। किस किस का रह गया है भाई? पेमेंट नहीं हुआ तो करो, कब करोगे? और किसी का रह गया है क्या? अखिला आपका हो गया? दिव्या, कामिनी, कनिष्का। कनिष्का आपका हो गया पेमेंट? ठीक है। और कोई रह गया क्या? शिवानी, आपका हो गया? निकिता, प्राची। यस सर, हो गया। बाई मिस्टेक 500 में से डाल दिए मार्क्स। अब क्या ही बोलूं फिर मैं। डाल दिए तो अब डले रहने दो। चलो ठीक है फिर। प्राची, आप कह रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस के क्वेश्चंस भेज दो, मैंने भेजे तो थे ऑलरेडी। आपने मैसेज करा था शायद ग्रुप में। इलेक्ट्रिक चार्जेस के क्वेश्चंस मैंने नहीं भेजे क्या? सॉरी सर, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, वही तो मैं कहूँ, मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्जेस के तो मैंने भेज रखे हैं। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है। क्वेश्चंस किए हैं सभी ने? पिछले दो चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए और वेव्स वाला भेजा था? यस सर। या बस रंग लगाने में बिजी थे? भाई देख लो, दूसरों को रंग लगाने के चक्कर में कहीं अपना ब्लैक एंड व्हाइट ना हो जाए। ध्यान रखना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो उस दिन जो है अपना ये वाला चैप्टर चल रहा था। एंड स्नेहा, म्यूट कर लो, आपका म्यूट नहीं है। इधर से भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है। तो उस दिन जो है हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में? हमने कंडक्टिविटी पढ़ा था, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम से, ये सारे रिलेशन हमने पढ़े थे। ठीक है। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। कंडक्टिविटी मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोह पर मीटर होती है। ठीक है। या ओम इनवर्स पर मीटर बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था मोह जो होता है वो ओम इनवर्स होता है। और रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, ये मैंने आपको बताया था जे इज इक्वल टू सिग्मा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो ये जो मोबिलिटी टर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं इसे। मोबिलिटी का मतलब ये होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो चीज चलने लायक हो।
मोबिलिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं या जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उन्हें कितनी आजादी होती है मूव करने की, उसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है आपका रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो उसी से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगी, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज उसके फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर वो वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है और वो अगर एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आपने क्या रखा, एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होगा, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होगा। टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन रखा, ये इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कह दी कि ई है ये, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या पता चलता है, इस मोबिलिटी वाले टर्म से पता चलता है। तो मोबिलिटी जो है वो क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा करके बोल सकते हो। यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई की, अगर मान लो 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड आप रखते हो, तो उसके केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितनी आएगी, वो क्या बताता है आपको, मोबिलिटी बताता है। तो म्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वीडी बाई ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वीडी बाई ई के बराबर हो जाएगा। और वीडी को फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो अगर मेरे को इस फॉर्मूला को चेंज करना है तो वीडी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था, ई ई टाउ अपॉन एम के बराबर होता है। ये होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ई ई टाउ अपॉन एम। और इसको हम ई से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन ई से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि म्यू क्या है, वीडी बाई ई है। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला ई जो है इस वाले ई से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा, ई टाउ बाई एम आएगा। अब यहाँ क्यू लिखा है, क्यू इसलिए लिखा है कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई और चार्ज हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके लिए हम क्यू इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला जो है मोबिलिटी का क्या बन जाएगा, ई टाउ बाई एम बन जाएगा। ठीक है, और ये इसकी ऐसा यूनिट है, यूनिट आप निकाल ही सकते हो, ये तो आपने सीख ही लिया ऑलरेडी, तो यूनिट तो क्या ही बताना है। ठीक है, तो यूनिट इसी फॉर्मूला से आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक तो सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है वो वीडी बाई ई हो गया, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको जब आप चेंज करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रखोगे ई ई टाउ अपॉन एम, तो कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके पास क्या बचेगा, ई टाउ अपॉन एम, या फिर ई अगर आपको नहीं रखना तो क्यू टी बाई एम रख सकते हो। ठीक है, क्यू टाउ अपॉन एम रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या सभी को समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन मोबिलिटी का? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, तो हम उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरीज ओवर वाइड रेंज। ठीक है, कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी। तो देखो यहाँ पर कंपैरिजन है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टिविटी का मतलब ये है, एस मतलब कोई भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट करेगी या उसको रोकेगी, वो सब्सटेंस या मटेरियल की क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक को हम कंडक्टर कहते हैं, एक को हम इंसुलेटर कहते हैं, और एक को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी काफी कम होती है जिस वजह से करंट आसानी से फ्लो कर पाता है। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है जिसकी वजह से करंट वहां फ्लो नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। और कंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके कंडक्टर्स हो गए। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बेसिकली उन एलिमेंट से बने होते हैं जो आप ग्रुप नंबर 14 में देखते हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में जो पीरियोडिक टेबल है, जो क्या क्या होते हैं आपके, एक कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, गैलियम होता है, ये सारे से क्या बनते हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं। जनरली जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, या फिर गैलियम या जर्मेनियम के यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जो आपके ग्रुप 14 में आते हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में, वो आपके एज सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि सेमी कंडक्टर्स लाइक एसआई यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाई रफली इन द मिडिल रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सेमी कंडक्टर का मतलब है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है, लेकिन सॉरी कंडक्टर से ज्यादा होती है, और इंसुलेटर से कम होती है, यानी कि बीच की होती है। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा, और सेमी कंडक्टर की इन दोनों के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो अब ये लिखा है कि कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर्स की क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। इसकी रेंज आपको दी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है।
तो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर, ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है आपसे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले में ये पूछ लिया जाता है कि भाई कंडक्टर में ये होती है और इंसुलेटर में ये वाली होती है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो इंसुलेटर्स हैं जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है। आप देख सकते हो 10⁻22 से लेके 10⁻24 तक ज्यादा इतने टाइम्स होती है आपकी किसके कंपैरिजन में, कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। तो ये 10⁻22 से लेके 10⁻24 ओम मीटर नहीं लिखा, ये टाइम्स लिखा है, यानी कि कंडक्टर में जितनी होती है उससे 10⁻22 गुना ज्यादा होती है, यानी कि काफी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेमी कंडक्टर है वो मैंने बता दिया कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी के बीच में होती है। तो एक ये रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वैसे इसकी इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि मतलब ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहाँ पर यूज किया जाता है। ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर से सीधा सीधा रिलेशन होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है, तो वहीं पर एक कोफिशिएंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, अगर ये क्वेश्चन वगैरह में कहीं दिखेगा तो देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मुझे लगता है अलग से बताना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, चलो कलर कोड में अभी आपको समझा दूंगा, पहले आगे के कर लेते हैं। कलर कोड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मतलब एक रेजिस्टर होता है। ठीक है, रेजिस्टर जो दिखता है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मान लो इस तरीके का रेजिस्टर होता है। अब इस पे क्या होते हैं ना, ये कलर्ड क्या होती है, पट्टियां बनी होती है, इस तरीके के स्ट्रिप्स होते हैं कलर्ड, इस तरीके की। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो स्ट्रिप्स होती हैं, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर है, ठीक है, ये जो रेजिस्टर इसके दो एंड से ये वायर है इससे निकली हुई, तो इस पे क्या होती है, कलर्ड स्ट्रिप्स बनी होती हैं। इन कलर्ड स्ट्रिप्स में कोड होता है। ठीक है, कि इस कलर का मतलब इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा, इस कलर का मतलब इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो उससे हम क्या पहचान लेते हैं कि इस रेजिस्टर की टोटल वैल्यू कितनी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कलर किस कोड के लिए मतलब अपनी जो पोजीशन है वो रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पावर लॉस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई इज। ठीक है, तो ये वाले जो तो फॉर्मूले लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर लॉस जो होता है मतलब कि ये है कि जब कंडक्टर में आपका क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो उसमें जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर कोई वायर है आपके पास, कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो ताकत है उसको क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से दौड़ना चाहते थे एक कंडक्टर के अंदर, लेकिन उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से वो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहे, जिस वजह से करंट का अमाउंट क्या है, कम हो जाता है। तो वही जो पावर लॉस है, यानी कि जितना पावर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, बल्कि जो कट के मिल रहा है, तो वो जो पावर लॉस होता है उसको हम किससे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर में इन्होंने क्या करा, फॉर्मूला में ये जैसे पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर था, ये फॉर्मूला था। अब आई स्क्वायर आर में इन्होंने क्या करा, यहां पर आई की वैल्यू रख दो। आपको पता है ओम्स लॉ से हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये रिलेशन हमें पता है, ये ओम्स लॉ का रिलेशन है। तो इस ओम्स लॉ के रिलेशन से अगर आप आई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हो, जो कि क्या हो जाएगी, v बाय आर हो जाएगी। ठीक है, तो v बाय आर अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रख देता हूं, तो ये v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर हो जाएगा। तो एक आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाता है, तो v स्क्वायर बाय आर एक एक्सप्रेशन ये वाला मिल जाता है। तो बेसिकली हमने ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से हमने आई की वैल्यू को इसमें रखा, तो हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया जो कि v स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। तो पावर लॉस का जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर बोलो या फिर वी स्क्वायर बाय आर बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक और तरीके से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, अगर आप इसी ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल लो जो कि वी बाय आई के बराबर है, और इसमें रख दो, तो आपको एक तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, यानी कि ओम्स लॉ का आप किसी भी तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये खाली फॉर्मूला है, इसको करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है जो पीवाई क्यू वगैरह है वो सॉल्व करने पड़ेंगे जो रेजिस्टर वाले हैं, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होता है, तो आपको सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, बट ये जो है ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर आपके रेजिस्टर्स जो है
वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये होता है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस दिए उनको सीधे सीधे जोड़ दो, ठीक है। और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/rn के बराबर होता है, ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है इसको देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसे हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर ये है R1, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है R1, अगर इसके एक एंड से, यहां मान लो इसका ये एक एंड है, यहां मान लो इसका एक एंड है, तो अगर इसके किसी भी एंड से सीधे सीधे दोबारा से एक रेजिस्टर जुड़ जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि R1 और R2 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। या मान लो अगर मैंने इसके आगे एक और जोड़ दिया जो कि R3 के बराबर है, तो यहाँ पर R1 R2 और R3 ये तीनों क्या हो गए, रेजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी रेजिस्टर के एक किसी भी एंड से या दोनों एंड से, मतलब कम से कम एक एंड से जो है डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए किसी दूसरे रेजिस्टर का, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, अब यहाँ पर क्या होगा, आगे कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर या तो बैटरी लगी होगी, कुछ ऐसा लगा होगा, यहाँ पर एमीटर हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ये हो गया कि अगर ये आपके पास R1 रेजिस्टर था, ठीक है, R1 रेजिस्टर था, ये इसका एक एंड हो गया, ये इसका एक एंड हो गया। अब उसके बाद जो है यहां से ये मान लो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है, लेकिन R2 जो यहाँ पर जुड़ा है इसके बीच में कोई ना कोई एक वायर जरूर होगी जो इधर की तरफ जा रही होगी। सपोज ये वायर इधर की तरफ गई और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि जो R1 रेजिस्टर था उससे सीधे सीधे जो है R2 नहीं जुड़ा, बल्कि बीच में क्या आ गया, एक जॉइंट आ गया यहाँ पर वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ कि ये वाला एक और अगर हम बना देते हैं, हाँ मतलब ऐसे ही समझ लो कि जो मतलब ये है कि जो मेन बैटरी है, मेन बैटरी आपके सारे रजिस्टर से एक साथ जुड़ी होगी, और अगर रजिस्टर आपस में एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े होते हैं तो वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया सीरीज और ये वाला कैसा हो गया, पैरेलल टाइप का हो गया। बाकी जब आप सर्किट सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपने ध्यान रखनी होती है कि सीरीज के केस में यहाँ पर करंट की वैल्यू हर रजिस्टर से जो पास हो रही होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आई इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर डिफरेंट होती है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है, सारे रेजिस्टर्स में तो सेम होता है, और पोटेंशियल कैसा होता है, अलग अलग होता है। और पैरेलल में देखोगे तो ये चीज उल्टी हो जाती है। पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट जो है वो आपका डिफरेंट हो जाता है, और जो आपका पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मान लो आई करंट यहां से निकला, फिर आई करंट यहां पर भी गया, उसके बाद आई करंट यहां पर भी जा रहा है, फिर आई करंट यहां पर भी जा रहा है, यहां पर भी आई करंट जा रहा है, और वापस लौट के भी इधर क्या आ गया, आई करंट आ गया। तो पूरे सर्किट में आई करंट ही घूम रहा होगा अगर रेजिस्टर जो है या रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जुड़े होंगे। लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे दूसरा जो पैरेलल वाला केस है, यहाँ पर क्या होगा, आपका आई अलग अलग हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बस अभी इतना समझो कि पैरेलल के केस में जो आपको पोटेंशियल यहाँ पर सारे रेजिस्टर के अलोंग या अक्रॉस जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये है आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल ई एंड कैपिटल वी, ठीक है। अब ये स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है आपका बैटरी का रेजिस्टेंस। यानी कि बाहर से आपने कोई भी रेजिस्टर अगर नहीं लगाया और बैटरी अगर आपने लगा रखी है, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। यानी कि बैटरी हम किस तरीके की देखते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है, ये अगर आप बैटरी में देखोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो कर पाता है, उसको पोटेंशियल मिल पाता है। तो ये जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है, जिसके पास से क्या है, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रैवल करके मूव करके जा रहे होते हैं। तो वहां पर बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस मिल रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो कैपिटल आ रहा है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं है,
रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि लोड, यानी कि लोड क्या लगा रहे हो। अगर आपके पास एक सर्किट है तो आपने अगर उसमें बल्ब लगाया है, कोई पंखा लगाया है, ठीक है, एक कोई मिक्सर ग्राइंडर लगा दिया, तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब कि बाहर से जो लोड आप यहाँ पर सर्किट में ऐड कर रहे हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कि जो आपकी सप्लाई है बैटरी से, उस बैटरी के अंदर जो आपका फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अलोंग, तो उसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। अब कैपिटल ई जो होता है वो होता है यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल, और कैपिटल वी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये एक बैटरी हो गई, ठीक है, और बैटरी के बाद यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये जो बैटरी आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के अलोंग अगर आप यहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितनी बैटरी के पोटेंशियल, मतलब बैटरी पर अगर कितना लिखा है, बैटरी पर अगर लिखा है 6 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगी, 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि 6 वोल्ट जो है ये इसका क्या है, ईएमएफ की वैल्यू है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल। यानी कि एक बैटरी जो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका ईएमएफ बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब ये बैटरी करंट देना चालू करेगी इधर की तरफ, जब करंट यहाँ पर मूव करना चालू करेगा, तो ये क्या लगा है, ये लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि लोड लगा है। अब ये लोड क्या करेगा, इस करंट को खींचेगा, यानी कि थोड़ा सा पीने की कोशिश करेगा। तो ये जब करंट को पीता है, तो मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ये फिर से, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 6 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर कितना होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, फिर यहाँ पर भी कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा, यहाँ पर भी 6 वोल्ट का होगा। तो जब तक कंडक्टर या वायर के बीच में लोड नहीं आ जाता तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यानी कि पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स की ताकत है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की ताकत कब कम होगी, जब उसको कोई खींचने वाला होगा, और उसको खींचने वाला कौन होगा, एक्सटर्नल लोड। तो जब मैंने आर रेजिस्टेंस इसके बीच में लगाया तब इसकी ताकत थोड़ी सी डाउन होगी। यानी कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये ए पॉइंट था जो कि रेजिस्टर से पहले था, और रेजिस्टर के अगर बाद में देखता हूं अगर कोई ये बी पॉइंट है, तो हो सकता है कि लोड की वजह से, लोड जितना करंट यहाँ पर पी लेगा या पोटेंशियल उसका ड्रॉप करेगा, तो लोड की वजह से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट तक गिर सकती है, ठीक है, या 4 वोल्ट भी गिर सकती है, या 3 वोल्ट भी गिर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका लोड नहीं आता, जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है वो उतना ही सप्लाई करता है, और जैसे ही लोड सर्किट में आ जाता है वैसे ही क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तब आपका जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंस, तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है कि जब रेजिस्टर या लोड लगा था उससे पहले कितना पोटेंशियल था, और उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद मतलब कि ड्रॉप कितना आया, तो वो आपका क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल जो कोई एक बैटरी किसी भी सर्किट में प्रोवाइड कर सकती है। और ये पोटेंशियल कब गिरता है, जब कोई लोड इसके सर्किट में बीच में आ जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझनी है, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस कर लोगे आप तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो ये फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई बाई वी माइनस वन, ठीक है। या फिर आप इसको जो है ऐसे भी करके लिख सकते हो एक ये वाला फॉर्मूला भी है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसका मतलब क्या है, v का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, e का मतलब क्या है, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या सिर्फ आप क्या बोल सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल बोल सकते हो। और माइनस आई आर का मतलब है कि आई आर क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू, मतलब v इक्वल टू आई आर ही होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको सर्किट से ही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है, ये है रहा, और इसमें हमने क्या लगाया, ये बैटरी लगा दी। तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकल रहा है वो कैपिटल ई के बराबर होगा, जो कि इस बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये बैटरी मैक्सिमम 6 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है। अब जैसे यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना जैसे ही स्टार्ट होगा, इसके अंदर से करंट जाएगा, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि भाई ये जो था आपका, क्या बोलते हैं, ये कोई कैपिटल आर रेजिस्टर था, तो इससे क्या होगा, जैसे करंट फ्लो होगा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा।
अब ये अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। पोटेंशियल डिफरेंस आप तभी हमेशा निकाल सकते हो जब आपके बीच में सर्किट में क्या प्रेजेंट होगा, लोड प्रेजेंट होगा। अगर लोड नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी जनरेट होता है जब एक पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा हो और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल कम हो। ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है, जब आपका रेजिस्टर या फिर लोड सर्किट के बीच में लगा हो, क्योंकि ये सर्किट में जो लोड लगा होता है या रेजिस्टर लगा होता है या कोई अप्लायंस लगा होता है, यही क्या करता है, बैटरी से पोटेंशियल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जब कोई सर्किट में क्या लगा होगा, लोड लगा होगा, तभी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। तो मान लो ये 6 वोल्ट था, तो अगर यहाँ पर ए पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा, लेकिन जैसे ये रेजिस्टर को क्रॉस करेगा इसका पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर आके क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और एक रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था। ठीक है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ये V इक्वल टू ई माइनस आई आर में हमने क्या करा है, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने I से मल्टीप्लाई करा है, और बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर से भी करंट फ्लो क्या आ रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट निकलेगा और इधर आएगा, फिर इधर आएगा, उसके बाद इधर आएगा, तो फिर वापस से क्रॉस करेगा इसको, यानी कि बैटरी से भी क्या होगा, क्रॉस करते हुए जाएगा। तो बैटरी को जब भी क्रॉस कर रहा होगा, बैटरी में जब भी करंट जाएगा तो इसको हम स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर के बराबर है। तो ये वाला जो आई आर हो गया, ये आई आर क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है, वी ऑफ बैटरी आप इसको बोल सकते हो। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब आपने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला नहीं लगाया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मैंने इसमें अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, मैंने कहा कि भाई खाली मैंने तार लगा दी और बैटरी जोड़ दी उसमें, तो क्या होगा, ईएमएफ उसका अगर मान लो 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट कहां पर आके ड्रॉप होगा, ये बैटरी से जब करंट दोबारा से पास कर रहा होगा, क्योंकि बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर के बराबर है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो आई इंटू आर हो जाएगा। आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो ये जब आप पोटेंशियल जो है जो कि बैटरी ने खा लिया है, अगर आप इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई में से माइनस कर दोगे तो कैपिटल वी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये कैपिटल वी क्या है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट के बीच में। ठीक है, या फिर आप कौन कौन से पॉइंट बोल सकते हो इसमें, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल के आगे एक पॉइंट है और नेगेटिव टर्मिनल के पीछे एक पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट मान लो यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स, ये ए और बी अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसकी वैल्यू जो है ई माइनस आई आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारा जो वर्किंग रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो यहाँ पर काउंट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो v की वैल्यू है वो e माइनस आई, ये r प्लस आर हो जाएगी, तब ऐसा करके हो जाएगा। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस को i से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपका गिर जाएगा, और उसकी जब e से वैल्यू हम माइनस कर देंगे e में से, तब हमको नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा बन जाता है ई बाय, ठीक है, ई बाय आर प्लस आर इंटू आर। अब ये वाला कैसे आया, ई माइनस, चलो ये तो, मतलब इसको तो रहने दो, ठीक है, बस यही वाला याद कर लो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बस ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में निकालना है तो ईएमएफ में से आप क्या करोगे, आई मल्टीप्लाइड बाय जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, आप उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, और ये आपको कब करना है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर नहीं लगा, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कैपिटल आर लगा होगा, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है, ये तब के लिए जब सिर्फ बैटरी लगी है। ठीक है, और अगर मान लो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देते हो तो ये ई माइनस आई आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालो, इसी को आप सॉल्व करके निकाल सकते हो।
तो ये जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, v इक्वल टू ई माइनस v इक्वल टू ई माइनस आई आर माइनस आई आर। मतलब ये एसी को कुछ ना कुछ इधर उधर घुमा के यही आपको एक्सप्रेशन बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रख लो कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा कैपिटल आर तो ये यूज करेंगे, और सिर्फ जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आया समझ में ये? यस सर। Yes, sir. अब उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एक काम करो, इसके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो तभी आपको ये समझ आ पाएगा। चलो देख लो इसे भी। अगर मान लो कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास मल्टीपल रेजिस्टर दिए हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का मतलब क्या है? देखो, जब हम बैटरी कहते हैं तो बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और सेल का मतलब क्या है कि उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा तो वो आपका सेल हो जाता है। और अगर आप मल्टीपल सेल का कॉम्बिनेशन बना देते हो तो वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक आपका सीरीज में और एक आपका कैसे? पैरेलल में, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप रिमोट वगैरह में सेल डालते हो या किसी ऐसी चीज में सेल डालते हो जिसमें दो सेल डलते हैं, तो दो सेल जब आप डालते हो तो आपने देखा होगा कि एक सेल को हम पहले इंसर्ट करते हैं, उसके पीछे हम दूसरे वाले को इंसर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव के साथ जुड़ता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, यानी कि अपोजिट टर्मिनल्स को हम एक साथ जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। ये जैसे क्या है, यहाँ पर ये आपका एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ जो है वो ई वन के बराबर है, और ये वाला जो सेल है वो ई टू के बराबर है इसका ईएमएफ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और अगर मैं आपको इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये रहा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखो, ये आपका एक सेल है और इस सेल में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और एक ये वाला सेल है, ये आपका एक पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला आप देखोगे तो पॉजिटिव वाले के साथ ही जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो आप देखोगे इधर से नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है। तो सीरीज और पैरेलल आप ये समझो कि सीरीज के केस में क्या होता है, ऑपोजिट टर्मिनल्स, मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सेल से जुड़े होते हैं, सेल के जो आपके ऑपोजिट टर्मिनल है वो साथ में जुड़े होते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम टर्मिनल के सेल्स जो है वो साथ में जुड़े होते हैं। यानी कि जो भी मल्टीपल सेल्स हैं उनके सेम अगर टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑपोजिट टर्मिनल या पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया ही होता है, बैटरी के नीचे ही लिखा होता है वो, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इसके, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, जितने आपसे हो जाएंगे वो आप कर लेना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अगर हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्योंकि देखो अब हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ से मतलब होगा। ईएमएफ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो एक बैटरी प्रोड्यूस कर सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका ईएमएफ बोलते हैं। ये होता है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ईएमएफ अगर इक्विवेलेंट निकालना है, अगर हमारे पास दो सेल दिए हुए हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है वो ई वन प्लस ई टू के बराबर हो जाता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सीरीज के केस में, और सीरीज के केस में पता ही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू होता है। तो वही सेम लॉजिक को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या लगा है, एक्सटर्नल लोड लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला ये रहा, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये किसके लिए? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जब आपके टर्मिनल जो है वो सेम टर्मिनल से जुड़े होते हैं। यानी कि दो सेल अगर आपके पास हैं
तो दो सेल अगर आपके पास मतलब जुड़े हुए हैं किसी भी सर्किट में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े होंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े होंगे। तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल में आपको पता है भाई, पैरेलल में क्या होती है, पैरेलल में अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं तो वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगी। और यही वैल्यू जो है ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हो गया R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट, यानी कि ईएमएफ का इक्विवेलेंट। अब तीसरा यहाँ पर केस होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। ठीक है। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब ये है कि कुछ सेल्स पैरेलल में भी लगे हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो आपके सीरीज में भी लगे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके का आपको सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपके पास m रोज हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। रो का मतलब क्या होता है भाई, ये रो होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके के, ये जो है ये क्या रो है। ठीक है, ये आपके रो हो गए। तो अगर m रोज बने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, सच दैट उसमें की क्या हो, n सेल्स हो आपके, such that each row contains L cells of each of EMF E and internal resistance R, then current in the circuit is given by, तो करंट का फॉर्मूला ये हो जाता है M इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई EMF जो होगा अपॉन M इंटू कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस N इंटू R। R क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो गया। ठीक है। अब इसका सर्किट यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो सर्किट जो है वो आपको क्वेश्चन में ही ऐसे करके पता चल पाएगा। तो इसका जो सर्किट बनेगा, मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि M रोज है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके एम, मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी बैटरी लगी है, ये एक बैटरी हो गई, फिर एक बैटरी ये हो गई, फिर एक बैटरी ये हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपके एम नंबर ऑफ रोज है, ये 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उसको हमने एम कह दिया। और उसी तरीके से इन्होंने ये बोला है कि हर रो में एन सेल्स लगे हैं। एन सेल का मतलब क्या है कि इसके आगे जो है एक और सेल लगा है यहाँ पर, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद ये इस तरीके से जो है सीरीज में लगे हुए हैं। तो ऐसे करके ये क्या बन जाता है, पूरा मिक्स्ड सेल बन जाता है। तो उसके केस में आपको करंट का फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तब तक मैं ये कलर कोड वाला भी चार्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो 6:10 से फिर कंटिन्यू करेंगे।